कल हम लोग ने स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कल ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन पढ़ा गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल को रिवाइज किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है और कैसे फाइंड किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या डेरिवेशन होगा, वो आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हेडिंग है आज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आज की हेडिंग। आप लोग नोट्स बनाते चलो। सेकंड चैप्टर की पीडीएफ तो मिल गई थी, नहीं मिली थी तो इसके बाद जिसने नहीं किया है वो यहां से भी नोट्स बना सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हम लोगों ने कल रिवाइज किया था, कल ये देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड की जा सकती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो इस तरह का एक सिस्टम बनता है और इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इस डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P था, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कैपिटल P था, यानी इस पोजीशन को हमने नाम दिया था एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो पढ़ा था इस मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P माना था हमने, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P माना था परपेंडिकुलरली, और इसको नाम दिया गया था इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की थी दो कंडीशन पर, एट एक्सियल पोजीशन, और दूसरा फाइंड किया गया था एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो कंडीशन में मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन होगा आपका एट एक्सियल पोजीशन, यानी एक्सियल पोजीशन पर, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं ड्यू टू डाइपोल। और दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी सॉल्व करने वाले हैं और एक्सियल पोजीशन पर भी सॉल्व करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पर फाइंड करने के लिए लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक डाइपोल है, a dipole having charges minus q and plus q. A dipole having charges minus q and plus q placed at very short distance to L. Very short distance to L. There is a point P. There is a point P at a distance r from the midpoint of dipole where we have to find electric potential. ये आप लिख लेंगे लैंग्वेज, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, यही वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप इसको रिपीट करके देख करके नोट्स में लिख सकते हैं। लेट minus q and plus q are the charges placed at very short distance to L and a point P at distance r from midpoint of dipole. Therefore, then electric potential at P due to minus q के कारण से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। कल हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
एक पॉइंट चार्ज के कारण से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था किसी चार्ज q के कारण से, q चार्ज के कारण से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p होता है, तो इस पॉइंट p पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होता है v = 1/4 pi epsilon naught q upon r। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज आज हम करेंगे। अब हम माइनस क्यू की कंसीडर कर रहे हैं, माइनस क्यू को कंसीडर कर रहे हैं, तो माइनस क्यू की डिस्टेंस p से कितनी है, माइनस क्यू की डिस्टेंस p से कितनी है, तो बेटा देखो ये टोटल डिस्टेंस 2l है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस l है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r + l हो जाएगी। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू माइनस q, v1 मान लेते हैं इसको, और 1/4 pi epsilon naught माइनस q अपॉन r + l। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए आपको प्लस और माइनस देखना पड़ेगा, इसमें डायरेक्शन देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इसमें प्लस और माइनस देखना पड़ेगा। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसमें डायरेक्शन देखते, प्लस और माइनस चार्ज का कोई कंसीडर न रह जाता, बट यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमें प्लस, अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिखेंगे, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं लिखते, वहां पर हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया माइनस क्यू के कारण से। अब एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। अब प्लस क्यू के कारण से देखिए हम इसको V2 मान लेते हैं, तो 1/4 pi epsilon naught तो रहेगा ही रहेगा, q अपॉन यहाँ पर डिस्टेंस हमें प्लस क्यू से चाहिए, कितनी डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस क्या है, l है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l है, तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस l हो जाएगी। मे भी समझ में आ गया होगा, ये प्लस q है और यहाँ पर माइनस q है। अगर हमें पॉइंट P पर टोटल इक्विवेलेंट पोटेंशियल फाइंड करना है, या आप कह सकते हो कि नेट पोटेंशियल फाइंड करना है, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट P पर नेट पोटेंशियल कितना है, तो नेट पोटेंशियल कैसे फाइंड होगा, V इक्वल्स क्या हो जाएगा, V1 + V2, यानी V1 और V2 दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। चलिए V1 की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस, ये माइनस बाहर लिखा जा सकता है, -1/4 pi epsilon naught q अपॉन r + l और प्लस 1/4 pi epsilon naught q अपॉन r - l। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से 1/4 pi epsilon naught कॉमन है, तो 1/4 pi epsilon naught कॉमन ले लिया और प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, तो q अपॉन r - l बचेगा, माइनस q अपॉन r + l बचेगा। क्या हम इसको q को भी कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। हम क्या करते हैं, q को भी कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1 1 लिख देते हैं, यहाँ पर q कॉमन ले लिया गया। इतना समझ में आ गया। सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करके आगे सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, या वीडियो में आप फिर यूट्यूब पर देख सकते हो, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, रफ करें इसको। चलिए तो यहां से हमें क्या मिला, v मिलेगा q अपॉन 4 pi epsilon naught, यहाँ पर ये है r - l r + l, हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया नीचे, r - l r + ल। अब ये r + l इधर जाएगा तो r + l बच गया, माइनस माइनस इधर रहेगा, r - l है तो r + l बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -r और ये +l बचेगा। तो देखो यहाँ से ये r से r कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ से, l + l 12 बचा, तो 1/4 pi epsilon naught 2ql upon a minus b, a plus b, it means r square minus l square। अब ये 2ql क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो 1/4 pi epsilon naught इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से लिखा जाता है अपॉन r square minus l square। अब एक स्पेशल केस बन जाता है, केस क्या बनता है, स्पेशल केस क्या बनता है कि r
अगर एल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, अगर आर जो है वो एल से बहुत बड़ा है तो आर का स्क्वायर एल स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा। तो लेट करते हैं, इस केस ले लेते हैं आर जो है वो एल से बड़ा है, देन जो आर स्क्वायर होगा वो एल स्क्वायर से और भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। समझ में आ गया होगा। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं सभी को और पूछ रहा हूं कि समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कुछ पूछना हो, ना समझ में आया हो तो कुछ नहीं पूछना, आगे बढ़े। इक्वेटोरियल पोजीशन बताया जाए। इक्वेटोरियल पोजीशन बताया जाए, यस और नो। यस सर बताएं। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन को। ओके सर। तो सेकंड कंडीशन है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैसे सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड कंडीशन इक्वेटोरियल पोजीशन, जब हम कहां रख देंगे, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये तो हो गया पहला वाला कंडीशन, क्या था, एक्सियल पोजीशन। अब ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो फिर वही कंडीशन है, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक डायपोल है जिसके चार्जेस क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, एल क्यू एल डिस्टेंस पर है। इसके मिड पॉइंट ओ से, इसके मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये एल डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये r है, ये l है और ये 90 डिग्री एंगल है। तो मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, 90 राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, √r² + l²। ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √r² + l²। इजी है समझना। अब देखिए फिर से वही कंडीशन, दो अलग अलग निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, √r² + l²। समझ में आया। चलिए अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q के कारण से क्या हो जाएगा, V2 मान लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन √r² + l²। तो टोटल क्या होगा, नेट फील्ड कितनी होगी, अगर हम नेट पोटेंशियल की बात करें, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो B = हो जाएगा V1 + V2। B = V1 + V2। अच्छा इस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं क्या, इसको लिखा जा सकता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² + l² एंड प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² + l²। अब देखिए ये जो टर्म लिखा है, ये सारे टर्म यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² + l²,
यहाँ पर भी लिखा है 1/4 q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी ये दोनों वैल्यू तो सेम है बट फर्क कितना है कि ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। अगर एक ही नंबर नेगेटिव में भी लिखा है वही नंबर पॉजिटिव में लिखा है तो फिर क्या करते हैं, उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। इट मींस इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। इस पॉइंट, इस लाइन पर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर, कितनी भी डिस्टेंस पर हो, r डिस्टेंस पर, r का मतलब 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड करोगे, पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या होता है, ड्यू टू डाइपोल 0 होता है। और एक्सियल पोजीशन पे कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो एक्सियल पोजीशन के लिए फार्मूला V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू डाइपोल। अगर आपसे पूछा जाए डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो कल मैंने बताया था, आज फिर बता देते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एक्सियल के लिए a लिख दीजिए, 2p अपॉन r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है एक्सियल पोजीशन पर। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर e लिख करके इसको e लिख देते हैं, इक्वेटोरियल लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r। ये p अपॉन r क्यूब होता है, ये 2p अपॉन r क्यूब होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना होगा, 0 होगा। मे भी ये समझ में आ गया होगा, दोनों चीज, दोनों का रिलेशन समझ में आ गया कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। मैंने बताया भी था कि एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन में एक रिलेशन होता है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है E एक्सियल इज इक्वल टू 2 into E इक्वेटोरियल, यानी एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन के r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दोगुना होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं याद रखोगे तो फिर आप समझ सकते हो क्या हाल हो सकता है। तो मर्जी आपकी, आप याद करो या ना याद करो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है कि पढ़ोगे तो कुछ सीखोगे, अदरवाइज एज वी विश। तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए गुड, अगला टॉपिक पढ़ें। यस सर। यस सर। तो चलिए अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर एक चार्ज, दो चार्ज ना होकर के बहुत सारे चार्जेस हो, सिर्फ एक चार्ज ना हो, दो चार्ज ना हो, 50 चार्ज हो, 100 चार्ज हो, और किसी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए कि इन सभी चार्जेस के कारण से लगने वाला जो पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट P पर वो कितना होगा, तब आप कैसे फाइंड करोगे। तो अगला टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस हो तब n चार्जेस। तो मान लीजिए कि ये सरफेस है, इस सरफेस में बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ये सब चार्ज पड़े हुए हैं इस सरफेस पर, ऐसे 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 चार्जेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। अब इन चार्जेस से r डिस्टेंस पर, यहाँ पर इस पॉइंट P पर इन सभी चार्जेस के कारण से जो एक पोटेंशियल लगेगा इस पॉइंट P पर, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है। इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ लगाएंगे, तो इस पॉइंट पर P पर पोटेंशियल कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चार्ज का चार्ज कितना है, सॉरी, हर एक पार्टिकल पर चार्ज कितना है। यानी इस पार्टिकल पर चार्ज कितना है, Q1 है, इस पार्टिकल पर चार्ज Q2 है, इस पार्टिकल पर चार्ज Q3 है, इस पार्टिकल पर चार्ज Q4 है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यानी साइन के साथ ध्यान देना है, यानी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, प्लस Q1 है या माइनस Q1 है, प्लस Q2 है या माइनस Q2 है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इन सभी की डिस्टेंस पता होना चाहिए पॉइंट P से,
पॉइंट बी से मान लीजिए Q1 चार्ज की डिस्टेंस प्लस Q है, सॉरी R1 है, Q2 चार्ज की R2 डिस्टेंस है, Q3 चार्ज की R3 डिस्टेंस है। इसी तरीके से हर एक चार्ज की डिस्टेंसेस आपको पता होनी चाहिए। इट मींस अगर आपको सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आपको हर एक पार्टिकल का चार्ज पता होना चाहिए और हर एक पार्टिकल की उस पॉइंट से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, जब हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे, फोर्स निकालना सीखे थे, तो उस कंडीशन पर भी हम लोग पढ़ते थे। जैसे हमने ले लिया एक स्क्वायर के चारों पोजीशन पर रख दिया चार्ज Q, और आपसे पूछा गया कि सेंटर पर इस पॉइंट P पर हमें बता दीजिए, इस पॉइंट सेंटर O पर हमें बताइए कि फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आप क्या करते थे, सभी चार्जेस के कारण से फोर्स निकाल लेते थे और सबको ऐड कर देते थे, बट वहां पर डायरेक्शन का ध्यान देते थे क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते समय भी आप यही करते थे, हर एक चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस जरूरी होती थी आपको पता होना। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी, बस फर्क इतना है कि वहां पर जब हम ऐड करते थे तो डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता था, यहाँ पर आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लिख दीजिए, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लिख करके आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये सुविधा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो बेटा ये पॉइंट P था, यहाँ पर पॉइंट P था, इस पॉइंट P के कारण से जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट P पर पोटेंशियल Vp हमने लिख दिया, वो होगा पहले वाले चार्ज के कारण से पोटेंशियल प्लस दूसरे वाले चार्ज के कारण से पोटेंशियल प्लस तीसरे वाले चार्ज के कारण से पोटेंशियल प्लस चौथे चार्ज के कारण से पोटेंशियल। इस तरीके से सभी चार्जेस के पोटेंशियल के सम के इक्वल हो जाएगा। कैसे सम के? स्केलर सम के, वेक्टर सम नहीं। वेक्टर सम होता तो डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए वेक्टर सम करेंगे। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मान लीजिए q2 माइनस है तो माइनस q2 अपॉन r2, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे जितने भी चार्जेस मिलते चले जाएंगे सबको ऐड करते चले जाना है, आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा इस पॉइंट P पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तो हम डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। यहाँ पर आपको डायरेक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लिख दीजिए, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लिख दीजिए, काम खत्म। आसान है, समझ में आ गया? बताइए, समझ में आया सभी को? यस हाँ सर। सब तो है नहीं मेरे ख्याल से, आसान था, बस सभी को ऐड करना होता है और कुछ करना नहीं है। यस सर। जाते जाते अभी तो टाइम है, 10 मिनट का टाइम है अभी, 10 मिनट के बाद फिर अभी ऑफ भी हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। यस सर। अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे। हमारा टारगेट ये है कि नेक्स्ट वीक तक, यानी जो थर्सडे फ्राइडे से नेक्स्ट वीक में क्लास चलेगी उसमें आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए, थ्योरी न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद एक वीक लेंगे न्यूमेरिकल के 3 दिन, इसमें न्यूमेरिकल आपको होमवर्क लिए भी दिए जाएंगे और न्यूमेरिकल यहाँ पे कुछ समझाए भी जाएंगे। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब क्या है, यानी कोई भी सरफेस, ऐसा सरफेस आपको मिल जाए जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो उस सरफेस को क्या कहा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। अगर किसी चार्ज के कारण से हमें कोई ऐसा सरफेस मिल रहा है जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो उस सरफेस को क्या कहा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। आप अगर ध्यान दें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे फाइंड किया, समझा कैसे जा सकता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण से फॉर्मूला क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज के कारण से फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। q अपॉन r। अगर हम एक चार्ज को कंसीडर कर लेंगे तो क्या चार्ज चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। क्या चेंज हो सकता है? डिस्टेंस चेंज हो सकती है। यानी अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पर? डिस्टेंस पर। कंसीडर करिए एक पॉजिटिव चार्ज को, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, r डिस्टेंस की रेडियस लेकर के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सेंटर से, सेंटर पर क्या रखा है? q चार्ज रखा हुआ है। हमने r डिस्टेंस का सेंटर, r डिस्टेंस का रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमें ये बताइए कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर, 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 इस पॉइंट, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4πε0 चेंज नहीं हो रहा है। हमने एक चार्ज रखा है क्यों, चार्ज हमने चेंज किया नहीं, बचा डिस्टेंस r। हम r डिस्टेंस का एक रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ किए। तो जब सर्कल ड्रॉ किए तो इस सरफेस पर, ये जो सर्कल है इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। हम इस पर, इस पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। हाँ, अगर हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं, यहां पर आ गए तो पोटेंशियल सेम नहीं रह जाएगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। बट हम फिर से r को चेंज कर दें और r को छोटा करके एक सर्कल और ड्रॉ कर दें, तो अब इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर, इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, ये दूसरा इक्विवेलेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इस तरीके से हम तीसरा इक्विवेलेंट सरफेस भी बना सकते हैं इक्विपोटेंशियल, चौथा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जा सकते हैं। मतलब समझ में आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ये तो हमने एक पढ़ा, एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है। तो किसी पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है कि बहुत सारे सर्कल होंगे बट सबका सेंटर क्या होगा? एक होगा। आप जितने सर्कल बना रहे हो सबका सेंटर क्या है? यही क्यू तो है, इसी से तो सेंटर सर्कल्स बन रहे हैं। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज का पूछे आपको कि पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्लेन शीट है, क्या है? एक प्लेन शीट है, ये है प्लेन शीट। इस प्लेन शीट का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इस प्लेन शीट का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो कंसीडर करिए अगर यहाँ से कुछ लाइंस पास कर रही हूँ, कुछ लाइंस पास कर रही है, ये लाइंस पास कर रही है, तो अगला हम सरफेस कैसा बनाएंगे? अगला सरफेस ऐसा ही तो बनाएंगे कि इससे पूरी लाइंस पास कर जाए, यानी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। देखिए यहाँ पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट। इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे, इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे, कहीं पर भी आप पॉइंट ले लीजिए, हर एक पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम होगी। भाई एक पॉइंट चार्ज ये रखा है, इससे जो सरफेस बन रहा है वो ऐसे लाइंस वाइज बन रही है। तो अगर यहाँ पर कोई सरफेस रखा जाएगा, इस पॉइंट से इस सरफेस की डिस्टेंसेस जो होंगी वो इक्वल होंगी ना, इस पॉइंट से, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होगी, जिस वजह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इस शीट का इक्विवेलेंट सरफेस, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस सर्कुलर होगा, सॉरी सिलिंड्रिकल होगा, सॉरी सिलिंड्रिकल होगा, इसका सिलिंड्रिकल होगा अगर इक्विवेलेंट सरफेस की बात करेंगे तो। इसी तरीके से इक्विवेलेंट सरफेस अगर लीनियर वाइज है तब भी सिलिंड्रिकल ही होता है। समझ में आया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? लास्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस से प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बचा हुआ है, ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। मे बी आज की क्लास समझ में आई होगी सभी को? आज की क्लास सभी को समझ में आ गई? यस सर। कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए, वो क्यों नहीं ज्वाइन हुए, कोई कारण बता सकते हैं अगर आप लोग को पता हो तो? पता नहीं सर। ममता आज नहीं आई सर, उसका मुझे नहीं पता सर, अभी कॉल करके पूछ लेंगे, बोल देंगे कल से आ जाएंगे। क्लास करो बेटा, नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही है। चलो फिलहाल समझो इस चीज को।
इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने समझा दिया। कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उसके आगे कुछ टॉपिक्स और है पोटेंशियल से रिलेटेड। फिर पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, एनर्जी पढ़ना है। अभी एनर्जी पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल खत्म हो जाएगा और कैपेसिटेंस शुरू होगा। क्योंकि चैप्टर में 2 पार्ट है, इक्विपोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये चैप्टर का नाम था इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले पोटेंशियल के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे कैपेसिटेंस पर। क्या होता है कैपेसिटेंस, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास समझ में आई सभी को? यस सर। कल फिर स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, और कल फिर आपको आगे से पढ़ाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, मैं शाम तक अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, ओके सर, चलिए थैंक यू आज सर। के लिए इतना ही।